हवा घुटन भरी थी, पुरानी सीलन और सस्ती सिगरेटों की बू। आरोही फटे पुराने सोफे के किनारे बैठी थी, एक धातु का गुल्लक सीने से लगाए हुए, उसकी नाजुक उम्मीद का इकलौता सहारा। दीवार के पीछे से उसकी चाची सविता की नशे में धुत हंसी और किसी टीवी शो का शोर आ रहा था। लड़की ने चिपचिपी निराशा को दूर भगाने के लिए सिर झटका। कई साल पहले मां मीरा की मौत ने उससे आखिरी गर्माहट छीन ली थी। चाची सविता के घर जाना तो आग से निकलकर भट्टी में कूदने जैसा था। चाची का घर आलस और हमेशा की कंगाली का अड्डा था। आरोही जैसे ही उस दहलीज पर कदम रखा, एक मुफ्त की नौकरानी बन गई, जिस पर घर के सारे काम धंधे थोप दिए गए थे। खास तौर पर स्थानीय दुकान पर उधार की शराब लेने जाना कड़वा अनुभव था, जो सविता अपनी सहेली दुकान की मालकिन प्रिया से लेती थी। चाची का प्रिया के ऊपर बहुत मोटा उधार हो गया था और उसकी बीमार कल्पना में इसका एकमात्र समाधान आरोही की शादी प्रिया के बेटे राहुल से दिख रहा था। सालों के समझाने, बेइज्जती करने और शादी करने के सीधे आदेशों ने समस्याएं सुलझाने के नाम पर आखिरकार लड़की के अंदर कुछ तोड़ दिया। उस शाम जब सविता ने एक बार फिर भारी बोझ और राहुल के साथ आरामदायक जिंदगी की अपनी रट लगाई, तो आरोही का सब्र टूट गया। शब्द उसके अंदर से गुस्से और नाराजगी की जलती धारा बनकर निकले। मैं तुम्हारी बचाने वाली नाव नहीं बनूंगी, कभी नहीं। दरवाजे के जोर से बंद होने की गूंज उस बदहाल फ्लैट में फैल गई। वह वापस केवल सबसे जरूरी सामान लेने आई, कुछ जोड़ी पुराने कपड़े, वह अनमोल धातु का गुल्लक जिसमें एक एक दो दो करके हर फालतू पैसा इकट्ठा किया था, और सबसे खास एक पुराने रुमाल में सहेज कर रखे गए पिता के मेडल। विक्रम कैप्टन, जो सालों पहले कहीं युद्ध क्षेत्र में बहादुरी से शहीद हो गए थे, अपने पीछे सिर्फ ये खामोश बहादुरी के निशान छोड़ गए थे। आरोही के लिए वे सिर्फ मेडल नहीं थे, बल्कि ताबीज थे, बेईमानी की दुनिया में सम्मान के प्रतीक। गुल्लक में इतना पैसा था कि किनारे पर एक शांत बूढ़ी औरत से एक छोटी सी कोठरी किराए पर ले सके और कुछ दिनों के लिए खाना खरीद सके। कॉलेज में दाखिला लेना, वह सपना जिसे चाची एक बेतुकी जिद कहकर मजाक उड़ाती थी, उसकी तो बात भी नहीं हो सकती थी। अब एक एक पैसा मायने रखता था। नौकरी की तलाश थका देने वाली थी। कोई पढ़ाई नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई जान पहचान नहीं। एकमात्र मौका मुफ्त अखबार में मिला। सफाई कर्मी की जरूरत थी, सबसे अच्छी नहीं, लेकिन जीने का इकलौता सहारा। एचआर विभाग में उसे बिना ज्यादा पूछताछ के रख लिया गया। बहुत जल्दी जल्दी लोग छोड़ देते हैं, मैनेजर बड़बड़ाया। कोई टिकता नहीं, ऑफिस 3 दिन से साफ नहीं हुआ है। पहला कामकाजी दिन किसी मुक्के की तरह लगा। जैसे ही वह एक ऑफिस में घुसी और पोछे से फर्श को छुआ ही था कि एक तीखी जहरीली चीख हवा में गूंज उठी। क्या सूंघ रही हो? इसे इसे साफ नहीं कर सकते। बदबू आ रही है, फफूंदी और सड़ांत की। जल्दी जाओ और ठीक डिटर्जेंट से धो। उसके ऊपर शिवानी खड़ी थी, शिकारी खूबसूरती का अवतार। रात जैसे काले बाल, नुकीली गाल की हड्डियां, तेज खींची हुई भौहों के नीचे खंजर जैसी आंखें। उससे ठंडक और घमंड झलक रहा था। आरोही ने कंधों में सिर सिकोड़ लिया, अदृश्य होने की कोशिश कर रही थी। मेजों की कतार के पास से गुजरते हुए उसने धीमी फुसफुसाहट सुनी। 2 लड़के, आकाश और कोई और, उसका आकलन कर रहे थे। देखो तो, सिंड्रेला आ गई। कपड़े देखे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिगर ठीक है, मानना पड़ेगा। बेचारी लड़की। शब्द टुकड़ों में आ रहे थे, लेकिन शिवानी, जिसके पास शानदार सुनने की क्षमता थी, जो शायद प्रकृति ने सभी बुरी औरतों को दी थी, उसने हर शब्द पकड़ लिया। जैसे ही आरोही गलियारे के दरवाजे के पीछे छिपी, ऑफिस से जोर का हंसी और टूटे हुए वाक्य सुनाई दिए, जिसमें उसके पुराने कपड़ों की हर डिटेल का मजा लिया जा रहा था। इस नौकरी में हर दिन सहन शक्ति की परीक्षा थी। शिवानी ने उसकी जिंदगी नरक बना दी। जिस किसी तक उसकी पहुंच थी, उसे सफाई कर्मी के पीछे लगा दिया। सिर्फ आकाश, वही जिसने सबसे पहले उसकी तुलना सिंड्रेला से की थी, कभी कभी हमदर्दी भरी नजरें डालता था। एक दिन उसने काम के बाद उसका इंतजार किया। एक छोटा अजीब सा कैफे में बुलाना, कुछ घंटे सामान्य इंसानियत भरी बातचीत के। आकाश उसे दयालु
सीधा साधा लड़का लगा, उम्मीद का नाजुक अंकुर। अगले दिन यह अंकुर कुचल दिया गया। शिवानी की एक चमची गलियारे में आरोही के पास आई, शरारती हंसी हंसते हुए। तुम बेवकूफ हो, वह फुसफुसाई। आकाश तो शिवानी का है, उनकी शादी हो रही है और वह जल्द ही डिपार्टमेंट हेड बनने वाली है। तुम्हें पता नहीं किसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। अगर उसे तुम्हारे कैफे के बारे में पता चला तो वह तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगी। शब्द दिल में चुभ गए। अगले दिन सुबह शैतानी चालाकी से रचा गया मजाक उसका स्वागत कर रहा था। जैसे ही आरोही डिपार्टमेंट में घुसी, एक गाना बजने लगा जिसका मुखड़ा था, नमस्ते सेकंड हैंड लड़की। शिवानी ने शांत चेहरे से गंभीरता से पूछना शुरू किया कि आरोही को ऐसी विंटेज ब्लाउज किस कबाड़ी बाजार में मिली। उसके पुराने जूतों को पुराने जमाने के अनोखे बूट कहा। स्टाफ ने विनम्रता से खिसी पिट्टी हंसी हंसी। अपनी रानी का साथ देते हुए उसके गुस्से से डरकर आकाश एक तरफ खड़ा था, आंखें नीचे झुकी हुई। उसने उससे फिर कभी बात नहीं की, कभी कैफे में नहीं बुलाया। गलियारे में इत्तेफाक से मिलने पर वह नजरें चुरा लेता। उसका चेहरा शर्मिंदगी और अजीबपन से बिगड़ा होता। उसे खुद से घिन आ रही थी, लेकिन नौकरी और करियर में तरक्की खोने का डर ज्यादा मजबूत था। उसने अत्याचार की मशीन में एक और पुर्जा बनना बेहतर समझा। आरोही उसी पल नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन भूख और खाली होता गुल्लक उसे रोक रहे थे। इसके अलावा अब उसके पास शेरू था, एक छोटा सा सफेद गोला जो किसी चमत्कार से ऑफिस में घुस आया था और उसके पैरों के पास आ गया था। उस शरारती शिवानी से बिल्ली के बच्चे को शिफ्ट के अंत तक छिपाकर आरोही उसे घर ले गई। दयालु बूढ़ी मकान मालकिन को कोई आपत्ति नहीं थी। शेरू उसका इकलौता सहारा बन गया। सबसे मुश्किल दिनों में जब खाने को कुछ नहीं बचता था तो वह उसके साथ आखिरी दूध भी बांटती थी। तनख्वाह का दिन बॉस, पूरी कंपनी के मुखिया राजीव शर्मा के आने के दिन ही था। हर कोई उनसे डरता था, सिवाय शिवानी के, जो किसी तरह उनका भरोसा जीतने में कामयाब हो गई थी। वह जानती थी कि पूर्व फौजी व्यवस्था को महत्व देते हैं और अराजकता पसंद नहीं करते। जब बॉस उसके डिपार्टमेंट में आए तो शिवानी बनावटी विनम्रता दिखाते हुए उनकी तरफ भागी। अचानक उसकी कोहनी कुर्सी की बांह पर रखे अधूरी कॉफी के कप से टकरा गई। एक पल और फर्श पर गहरे रंग का दाग फैल गया। पैर के तेज इशारे से शिवानी ने कप को मेज के नीचे सरका दिया। चमकती मुस्कान के साथ वह बॉस के पास पहुंची, उनका स्वागत किया और तुरंत जेरॉक्स मशीन साफ कर रही आरोही पर बदला लेने वाली नजर डालते हुए जोड़ा, बस यहां हमारे स्टाफ का क्या कहे, पता नहीं किसको रख लेते हैं। नई सफाई कर्मी बिल्कुल काम नहीं कर पाती, हम तो सुअर खाने में बैठे हैं। उसने राजीव शर्मा का हाथ पकड़ा, उन्हें अपनी जगह तक ले गई और दाग पर उंगली दिखाते हुए साथ ही आरोही की तरफ मतलब से इशारा करते हुए कहा, आप देखिए देखिए ये कैसे सफाई करती है। मेरी वर्किंग प्लेस को तो छूती भी नहीं है, हर जगह धूल और गंदगी है। राजीव शर्मा एक प्रभावशाली चुस्त दुरुस्त आदमी, फौजी चाल वाले, भौहें सिकोड़ली। उनकी नजर आरोही पर ठहरी। मेरे केबिन में, उन्होंने रूखेपन से कहा और इस लहजे में कुछ भी अच्छा नहीं था। अभी बॉस के विशाल सख्त केबिन में आरोही एक कीड़े जैसी महसूस कर रही थी। ऑफिस में इतनी गंदगी क्यों है? आप अपना काम क्यों नहीं कर रही हैं? आवाज सूखी थी। आरोही डर के बावजूद हिम्मत जुटा ली। वहां तो सफाई थी। मुझे नहीं पता दाग कहां से आया, बस मुझे लोग पसंद नहीं करते। शिवानी मुझे परेशान करती है, शायद उसने खुद ही किया हो। वह चाहती है कि आप मुझे निकाल दें। शब्द एक सांस में बेचैन होकर लेकिन ईमानदारी से निकल गए। राजीव शर्मा सोच में डूबे कलम से मेज थपथपा रहे थे। लगती तो अच्छी लड़की है, इतनी नफरत क्यों? तुम्हारा सरनेम क्या है? आरोही ने अपना सरनेम बताया, जो काफी दुर्लभ था। ये सुनकर बॉस थम गए, उनका चेहरा बदल गया। तुम्हारे पिता का नाम क्या था? उन्होंने अचानक बेचैनी से पूछा। विक्रम, वह शहीद हो गए, आरोही ने धीरे से जवाब दिया। उत्तर में किसी सीमा पर, बॉस ने बात काटते हुए कहा। उनकी आवाज गहरी हो गई। कैप्टन, वह मेरा दोस्त था, गंभीर रूप से घायल हो गए, मुझे बचाते हुए।
मुझे आग के नीचे से बाहर निकाला। वह यादों में डूब गए, खामोश हो गए। आरोही सांस भी नहीं ले रही थी। खामोशी हवा में लटक गई, भारी, महत्वपूर्ण। अच्छा तो ये बात है, आखिरकार बॉस ने कहा, अब उसे बिल्कुल अलग नजरों से देखते हुए। तो शिवानी यहां दादागिरी कर रही थी, इसे निपटा लेंगे। अभी जाओ अपना काम करो, कल मैं दूसरी सफाई कर्मी रखने को कह दूंगा। किसी शहीद की बेटी का पोछा लगाना ठीक नहीं। पढ़ाई करोगी? आरोही ने नकारात्मक में सिर हिलाया। मां, बहुत पहले। मतलब अनाथ हो और रहने की जगह है? आरोही ने कंधे उचकाए। चाची के साथ रहती थी, अब कमरा किराए पर लिया है। राजीव शर्मा ने मुट्ठी कसी, उंगलियों के जोड़ सफेद हो गए। इसे निपटा लेंगे। उस दिन आरोही घर उड़ती हुई गई। जमीन पर पैर नहीं लग रहे थे। पहली तनख्वाह और इतना अच्छा बोनस। पालतू जानवरों की दुकान में भागी, शेरों के लिए सबसे अच्छी पैटी, खिलौने खरीदे। खुद को असली कमाने वाली महसूस कर रही थी, जो खुद को और अपनी बिल्ली को पाल सकती थी। और सबसे अविश्वसनीय बात, बॉस ने उसी दिन शिवानी का हिसाब कर दिया। वह अब ऑफिस में नहीं थी। कोई उसके कपड़ों पर नहीं हंसेगा। हालांकि अब वह नए खरीद सकती थी। शेरू को खाना खिलाकर वह दुकानों की ओर भागी। अगला दिन और भी शानदार था। ऑफिस में एक अनजान बुजुर्ग महिला सफाई कर रही थी। एचआर विभाग में उसका स्वागत अजीब चापलूसी से हुआ। नया कॉन्ट्रैक्ट। अब आरोही ग्राहक सेवा ऑपरेटर थी। दोपहर बाद राजीव शर्मा आए। फिर से केबिन में बुलाया। उनके हाथ में चाबियां थीं। ये मेरे दूसरे फ्लैट की चाबियां हैं, उन्होंने देते हुए कहा। खरीदा था भविष्य के बच्चों के लिए, लेकिन अभी भी नहीं है। वहां रहो। मेरे दोस्त की बेटी का किराए के कमरों में भटकना ठीक नहीं। आरोही की सांस अटक गई। ओह, और और बिल्ली, क्या मैं शेरू को ला सकती हूं? उसके मुंह से निकल गया। मैं उसके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। राजीव शर्मा हंस पड़े। भले ही मगरमच्छ के साथ। फ्लैट काफी समय से खाली है। तुम दोनों मिलकर राज करना। अपना सामान और शेरू लेकर आरोही ने बूढ़ी औरत को अलविदा कहा और शिफ्ट हो गई। विशाल 3 कमरों का फ्लैट महल जैसा लग रहा था। अब वह काम पर जाती नहीं थी, बल्कि उड़कर जाती थी। राजीव शर्मा उसके साथ अपने परिवार जैसा व्यवहार करते थे। उसे कपड़े खरीदवाए, फ्लैट को सामान और तकनीक से भर दिया। उसे कंपनी के कामकाज समझाने लगे। नीच संतान पूर्व फौजी को उसमें अपना उत्तराधिकारी दिख रहा था। चाची सविता जोर देती रही कि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बॉस ने इकोनॉमिक्स कॉलेज में दाखिला लेने पर जोर दिया। आरोही के बदलावों को देखकर उसका आत्मविश्वास, नए कपड़े, मैनेजमेंट का रवैया, आकाश ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। शिवानी को बताया कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है, जिससे उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। वह उसे बहुत पहले से बेकार मानती थी और अपनी नई जगह पर नए बॉस के बेटे पर ध्यान देने लगी थी। आजादी मिलते ही आकाश ने आरोही से फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी कीमत जान चुकी थी। उसने संक्षिप्त, ठंडे ढंग से मना कर दिया। खुद पर हैरान थी कि कैसे वह उसके लिए दुखी हो सकती थी, उसकी कायरता पर रो सकती थी। चालाक अवसरवादी अकेला रह गया। न शिवानी को चाहिए था, न आरोही को। एक दिन शेरू के लिए पालतू जानवरों की दुकान में खाना खरीदते हुए आरोही ने लापरवाही से एक पैटी की कैन शेल्फ से गिरा दी। एक कुशल, मजबूत हाथ ने उसे हवा में पकड़ लिया। बिल्लियों पर पैसे नहीं बचाते, अच्छा खाना ले रही है। एक लंबा अनजान लड़का सिर हिलाकर बोला, कैन को वापस रखते हुए। कोशिश करती हूं, उसे बहुत प्यार करती हूं। आरोही ने घबराकर जवाब दिया। मैं भी अपने वाले को प्यार करता हूं। मेरा वाला सवाना है। आपका किस नस्ल का है? लड़के ने पूछा। मेरा रूसी रईसों में से है। आरोही मुस्कुराई। हमारे ऑफिस में घुस आया था। मैंने उठा लिया ताकि कोई शरारती उसे खिड़की से बाहर न फेंक दे, और बस यहीं रह गया। उसका नाम शेरू रखा है। 10 मिनट भी नहीं हुए थे और वे पुराने दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। आर्यन उसकी बातें समझता था। आरोही को उसकी खुलापन पसंद आया। आर्यन उसे घर तक छोड़ गया। वे काफी देर तक गेट के पास खड़े रहे, अलग नहीं हो पा रहे थे। बातें करना और करते रहना चाहते थे। बिल्कुल अंधेरा हो गया था।
आरोही ने सोचा कि शायद पहले ही दिन इतनी साफ पसंद दिखाना अजीब है, लेकिन आर्यन ने उसके विचार को पहले ही समझ लिया। जानती हो, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन शायद शराफत की यही मांग है। उसने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए आरोही हैरानी से महसूस कर रही थी। तो ये है बात। लगता है ये सब सच है। उन एहसासों के बारे में, आत्माओं के मिलन के बारे में, अपने इंसान के बारे में। उसने पूरी रात बिना सोए बिताई, पढ़े हुए उपन्यासों के दृश्यों को दिमाग में घुमाती रही, जहां नायक नायिका एक दूसरे को ढूंढते हैं। सुबह बिना सोए वह काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। पहली बार उसे वहां जाने का मन नहीं कर रहा था। पालतू जानवरों की दुकान पर भागना चाहती थी। आर्यन को खोजने की कोशिश करना चाहती थी। बातों बातों में वे नंबर एक्सचेंज करना भी भूल गए थे। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब गेट से बाहर निकलते ही उसने उसे देखा। वह वहीं खड़ा था, स्ट्रीट लाइट की रोशनी में। जानती हो, मैं जा नहीं सका, उसने पास आते हुए कहा। बस शेरू को खाना खिलाने भागा था और वापस आ गया। पूरी रात तुम्हारी खिड़की देखता रहा। उसने उसकी दूसरी मंजिल की खिड़कियों की ओर इशारा किया। और तुम भी नहीं सोई। मैंने देखा रात भर लाइट जल रही थी। ये किस्मत है, समझी? ये पहले से तय था। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। बस। आर्यन ने उसे अपनी ओर खींचा। उसकी बालों की खुशबू गहरी सांसों में भरते हुए